हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद गुनगुन। तो आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 6 का रिवीजन करने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चैप्टर का नाम है खुली अर्थव्यवस्था समष्टि अर्थशास्त्र। तो पहले हम देख लेते हैं खुली अर्थव्यवस्था क्या होती है। तो खुली अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो विभिन्न माध्यमों द्वारा अन्य देशों से अंतर व्यवहार करती है। अतः खुली अर्थव्यवस्था वह है जो अन्य देशों के साथ वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार करती है और बहुधा वित्तीय परिसंपत्ति में। यानी खुली अर्थव्यवस्था में अंदर क्या करते हैं हम, जब हम वस्तुओं और सेवाओं का अन्य देशों यानी कि बाहर के लोगों के साथ व्यापार करते हैं और वित्तीय परिसंपत्ति यानी फाइनेंशियल जो हमारी एसेट्स है उसके साथ भी व्यापार करते हैं, तो वो हमारी खुली अर्थव्यवस्था है। तो अधिकांश अर्थव्यवस्थाएं क्या होती है, सारी खुली होती है, यानी कि वो अन्य देशों के साथ व्यापार करती है। ऐसी कोई अर्थव्यवस्था नहीं है जो दूसरे देशों के साथ व्यापार न करती हो। तो सारी क्या अर्थव्यवस्थाएं खुली है। उन खुली अर्थव्यवस्थाओं का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एग्रीगेट डिमांड बराबर कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंसेस प्लस नेट एक्सपोर्ट, यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। अर्थव्यवस्था के जुड़ाव के तीन तरीके हैं, कौन कौन से। पहला निर्गत बाजार, वित्तीय बाजार और श्रम बाजार। तो हम पढ़ते हैं निर्गत बाजार क्या है। तो एक अर्थव्यवस्था अन्य देशों से वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार कर सकती है। इससे उपभोक्ता को चयन का अवसर प्राप्त होता है। उपभोक्ता और उत्पादक घरेलू और विदेशी वस्तुओं के बीच चयन कर सकते हैं, यानी कि जो उपभोक्ता खरीदने वाला है उसके पास बहुत सारे विकल्प होते हैं चूज करने के लिए, तो वो हमारा निर्गत बाजार है। फिर हम बात करते हैं वित्तीय बाजार, फाइनेंशियल मार्केट। अधिक बार एक अर्थव्यवस्था दूसरे देशों से वित्तीय परिसंपत्तियां खरीदती है। इससे निवेशकों, घरेलू और विदेशी परिसंपत्तियों के बीच चयन का अवसर प्राप्त होता है। तो ये हमारा फाइनेंशियल मार्केट है। फिर हम बात करते हैं श्रम बाजार, लेबर मार्केट की। तो फर्म यह चयन कर सकती है कि उत्पादन को कहाँ किया जाए। श्रमिक चयन कर सकते हैं कि कहाँ काम किया जाए। अनेकों अप्रवासन कानून श्रमिकों के देशों के मध्य आवागमन को प्रतिबंधित करते हैं। यानी कि जो फर्म है वो ये चयन कर सकती है कि कौन से श्रमिक हमें लगाने हैं, कहाँ में उत्पादन करना है, या श्रमिक भी ये चयन कर सकते हैं कि उनको कहाँ काम करना है। ये सारी बातें श्रम बाजार के अंदर होती है। फिर हम बात करते हैं, इस प्रकार विदेशी व्यापार भारत की समस्त मांग को दो प्रकार से प्रभावित करता है। कौन सी, प्रथम और द्वितीय। प्रथम हम देखते हैं, भारत विदेशों से विदेशी वस्तुओं को खरीदते हैं। यानी कि भारत के लोग जब विदेशी वस्तुओं को खरीदते हैं तो जो भारत में बनी चीज़ें हैं उसकी मांग क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो मांग में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, और इससे क्या होगा, वर्तुल प्रभाव से रिसाव होगा। द्वितीय क्या है, जब विदेशों को हम निर्यात करते हैं, यानी कि भारत में बनी चीज़ों को हम जब विदेशों में निर्यात करते हैं तो इससे हमारी मांग में वृद्धि होती है। यानी कि जिन वस्तुओं को हमने भारत से बाहर भेजा है तो उसकी मांग हमारे भारत के अंदर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो मांग में वृद्धि होती है, इससे वर्तुल प्रवाह में अंतःक्षेपण होता है। फिर हम बात करते हैं विनिमय दर, एक्सचेंज रेट। तो एक देश की मुद्रा को किसी अन्य देश की मुद्रा के रूप में कीमत को विदेशी विनिमय दर या फॉरेन एक्सचेंज रेट कहते हैं। सरल रूप में विनिमय दर भी कहते हैं। मान लो कि $1 बराबर क्या है, 86 रुपीज है। फिर हम बात करते हैं अदायगी संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी। तो अदायगी संतुलन बीओपी क्या है, किसी देश के निवासियों तथा शेष विश्व के बीच एक निश्चित समय अवधि में, खासकर एक वर्ष में, वस्तुओं, सेवाओं और परिसंपत्तियों के लेन देन का विवरण। यानी कि एक निश्चित हमें पीरियड काल, हमने निश्चित काल निश्चित कर लिया कि उसमें हमें कैसे व्यापार करना है, क्या सेवाएं हमने बेची है, परिसंपत्तियों का लेन देन कैसे हुआ, ये सारी जब हम डिटेल लिखते हैं तो वो अदायगी संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर आती है। अदायगी संतुलन के दो खाते होते हैं, चालू खाता और पूंजी खाता, कैपिटल अकाउंट। पहले हम बात करते हैं चालू खाते की, करंट अकाउंट। तो चालू खाता वह खाता है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं के आयात और निर्यात एवं एक पक्षीय अंतरणों का हिसाब रखा जाता है। यानी कि चालू खाते के अंदर वस्तुएं और सेवाएं के आयात निर्यात से संबंधित लेन देन इसके अंदर होते हैं, और एक पक्षीय अंतरण भी इसके अंदर होते हैं। एक पक्षीय अंतरण का मतलब होता है कि हमने एक तरफ से कुछ भेजा है लेकिन दूसरी तरफ से वापस हमारी तरफ कुछ नहीं आया, तो वो एक पक्षीय अंतरण हो गया। चालू खाते के अंदर वस्तुओं में व्यापार, वस्तुओं का निर्यात और वस्तुओं का आयात होता है। सेवाओं में व्यापार, निवल उपदान आय हो गई, जैसे कर्मचारी क्षतिपूर्ति से निवल आय होगी, निवल निवेश आय हो गई, और निवल गैर उपदान आय के अंदर आती है निवल गैर उपदान आय, जहाजरानी, बैंकिंग, बीमा, पर्यटन, सॉफ्टवेयर सेवाएं आदि। अंतरण भुगतान यानी कि एक पक्षीय अंतरण भुगतान, यानी कि हमने कोई फॉरेन के अंदर मान लो किसी को गिफ्ट भेजा है, कोई धन भेजा है, कोई पैसे भेजे हैं, ये अनुदान, ये तो हमारी अंतरण भुगतान इसके अंदर आता है। चालू खाते का शेष, ये हमारे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर ये बहुत बार पूछा जाता है कि चालू खाते का शेष निकालिए। कैसे निकालेंगे, व्यापार संतुलन प्लस अदृश्य मध्य क्या है हमारे चालू खाते का शेष।
चालू खाते में संतुलन कब होगा? तो चालू खाता संतुलन कब होता है? जब प्राप्तियां बराबर भुगतान, यानी कि रिसिप्ट और पेमेंट हमारी बराबर होगी तो संतुलित होगा। आधिक्य कब होगा? जब प्राप्तियां ज्यादा होगी, भुगतान कम होंगे। घाटा कब होगा? जब प्राप्तियां कम हो जाती है लेकिन पेमेंट हमारा ज्यादा होता है तो हमारा घाटा होता है। फिर हम बात करते हैं चालू खाते के संतुलन के दो दरक होते हैं। कौन कौन से? व्यापार का संतुलन बीओटी बैलेंस ऑफ ट्रेड, और अदृश्य मदों का संतुलन। तो पहले हम बात करते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड की। तो व्यापार संतुलन बीओटी क्या है? किसी देश के एक निश्चित समय अवधि में निर्यातों और आयातों के मूल्य का अंतर क्या है? बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो इस यहाँ पर भी फॉर्मूला पूछ के और न्यूमेरिकल बना दिया जाता है। व्यापार संतुलन ज्ञात कीजिए, बीओटी क्या है? तो बीओटी क्या है? निर्यात माइनस आयात, ठीक है, यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। फिर हम बात करते हैं वस्तु के निर्यात करने पर बीओटी को हम क्या कर देते हैं? क्रेडिट करते हैं, और वस्तु का आयात होने पर हम बीओटी को डेबिट करते हैं। बीओटी का संतुलन कब होता है? जब निर्यात और आयात क्या होगा? बराबर होगा। आधिक्य कब होगा? जब निर्यात ज़्यादा है लेकिन आयात कम है। और घाटा कब होगा? जब निर्यात, यानी कि हम निर्यात तो कम कर रहे हैं लेकिन आयात ज़्यादा कर रहे हैं तो हमारा घाटा है। फिर बात करते हैं निवल अदृश्य मदें क्या होती है? तो एक देश की एक निश्चित अवधि में अदृश्य मदों के निर्यातों या आयातों के मूल्यों का अंतर होती है। एग्जाम्पल मान लीजिए सेवाएं हैं, हस्तांतरण है, ये सारी हमारी निवल अदृश्य मदें हो गई। फिर हम बात करते हैं दूसरे खाता जो कि है पूंजी खाता, कैपिटल अकाउंट। तो पूंजी खाता क्या है? परिसंपत्तियों के समस्त अंतर्राष्ट्रीय लेन देन को दर्ज किया जाता है। चालू खाते के अंदर हम किसका करते हैं? वस्तुओं और सेवाओं के आयात निर्यात और एक पक्षीय अंतरण भुगतानों का हम अध्ययन करते हैं। पूंजी खाते के अंदर जो भी हमारी एसेट्स हैं उसको हम एसेट्स के लेन देन को हम लिखते हैं, तो वो क्या है? हमारा पूंजी खाता। तो समस्त अंतर्राष्ट्रीय लेन देनों को दर्ज किया जाता है। परिसंपत्ति धन को रखने का कोई भी रूप होता है, जैसे कि मुद्रा है, स्टॉक है, बंद पत्र है, सरकारी ऋण है आदि। परिसंपत्तियों की जब हम खरीद करते हैं, परचेज करते हैं, तो कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं, यानी कि जब हमने खरीदा है तो हमारा पैसा बाहर गया है तो आउटफ्लो हुआ है तो डेबिट करेंगे कैपिटल अकाउंट को। परिसंपत्तियों की बिक्री, यानी कि हमने एसेट्स को बेचा है, यानी कि पैसा आया है तो कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। पैसा आया है तो इनफ्लो हुआ है तो इनफ्लो। फिर हम बात करते हैं पूंजी खाता। पूंजी खाते के अंदर तीन होते हैं: निवेश, विदेशी ऋण और विदेशी सहायता। निवेश के अंदर प्रत्यक्ष निवेश के अंदर क्या है उदाहरण? एफडीआई, इक्विटी पूंजी, पुनर्निवेशित आय तथा प्रत्यक्ष पूंजी प्रवाह। पोर्टफोलियो निवेश के अंदर एफआईआई, विदेशी फंड। विदेशी ऋण में क्या है? विदेशी व्यापारिक ऋण, अल्पकालीन ऋण। विदेशी सहायता के अंदर सरकारी सहायता, अतः सरकारी सहायता, बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय ऋण हम विदेशी सहायता से ले सकते हैं। फिर बात करते हैं पूंजी खाता संतुलन कब होगा? तो संतुलन कब होगा? जब अंतर्वाह और बहिर्वाह, यानी कि इनफ्लो और आउटफ्लो हमारा क्या होगा? बराबर होगा। आधिक्य जब क्या होगा? जब इनफ्लो ज़्यादा होगा और आउटफ्लो कम होगा। घाटा कब होगा? जब इनफ्लो कम होगा लेकिन आउटफ्लो ज़्यादा होगा तो हमारा घाटा होता है। फिर हम बात करते हैं अदायगी संतुलन और घाटा, यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर जब घाटा हो जाए, है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर जब घाटा हो जाए तो हम क्या करेंगे? जैसे कि हम मान लें कि हम ज़्यादा अब खर्चा कर रहे हैं तो उससे हमें क्या, उस खर्चे को भरने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? या तो अपनी परिसंपत्तियों को बेचना पड़ेगा या हमने विदेशों से ऋण लेकर उस कमी को पूरा करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे ही लिखा हुआ है कि किसी भी चालू खाते के घाटे को निवल पूंजी खाता, यानी कि जो हमारा कैपिटल अकाउंट है उससे हम आधिक्य, यानी कि जो फंड है हम रेज करते हैं, यानी कि उससे पैसे उठाते हैं कैपिटल अकाउंट से, वित्त पोषित करते हैं, तो वो हमारा क्या है? अदायगी संतुलन और घाटा है। चालू खाता प्लस पूंजी खाता हमारा क्या हो जाएगा? जीरो होता है। फिर हम बात करते हैं आधिकारिक कोष विक्रय। जब घाटा होता है तो रिजर्व बैंक विदेशी विनिमय बेचता है, इसे आधिकारिक कोष विक्रय कहा जाता है। यानी कि जब मान लो हमारे पूंजी खाते के अंदर या अदायगी संतुलन के अंदर घाटा हुआ है तो जो रिजर्व बैंक है वो आधिक्य कोष विक्रय, यानी कि उनके पास जो एसेट्स पड़ी होती है उनको बेच देता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? आधिकारिक कोष विक्रय कहते हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं स्वायत्त लेन देन। तो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक लेन देन अदायगी संतुलन को छोड़कर स्वतंत्र रूप से देश के द्वारा किया जाता है, उन लेन देन को स्वायत्त लेन देन कहा जाता है। यानी कि देश के द्वारा स्वतंत्र कोई लेन देन किया जाता है वो स्वायत्त लेन देन है। इन मदों को अदायगी संतुलन में रो के ऊपर की मदें कहा जाता है। ये यहाँ से एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि रो के ऊपर की मदें कौन सी है, तो वो है स्वायत्त लेन देन। फिर बात करते हैं समायोजित लेन देन। एडजस्टमेंट ट्रांजेक्शन क्या है?
तो जिनका संबंध ऐसे सौदों से नहीं होता जो लाभ को अधिकतम करने के उद्देश्य द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। यानी कि ये अपने लाभ को अधिकतम करना चाहते हैं और इन रेखा के नीचे की मदों को हम क्या कहते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, रेखा के नीचे की मदें कहते हैं। तो वो कौन सी, समायोजित लेन देन। फिर है त्रुटि और लोप। तो सभी अंतरराष्ट्रीय लेन देन को सही प्रकार से रिकॉर्ड करना कठिन है, अतः बीओपी एक तीसरा अव्यय है जिसे त्रुटि और लोप कहा जाता है। यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक ऐसा अकाउंट बनाया जाता है जिसके अंदर कोई त्रुटि हो गई या लोप हो गया तो वो उसके अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। इसके अंदर विदेशी विनिमय बाजार, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है, विदेशी विनिमय बाजार वह है जिसमें राष्ट्रीय मुद्राओं को का एक दूसरे से व्यापार होता है, उसे विदेशी विनिमय बाजार, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कहते हैं। विदेशी विनिमय दर, फॉरेक्स रेट क्या है, वह दर जिस पर विदेशी करेंसी के लिए घरेलू करेंसी को बदला जा सकता है, विदेशी विनिमय दर कहलाती है। जैसे कि $1 बराबर क्या है, 86 रुपीज़ इंडिया का। यानी कि $1 की चीज़ को हमें खरीदने के लिए इंडिया के 86 रुपीज़ हमें देने पड़ते हैं। फिर विदेशी विनिमय दर का निर्धारण हम कैसे करते हैं, तो इसकी 3 प्रणालियां होती है, तृतीय विनिमय दर प्रणाली, स्थिर विनिमय दर प्रणाली और प्रबंधित तृतीय। तो तृतीय विनिमय दर प्रणाली क्या है, यह विनिमय दर बाजार मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। तृतीय विनिमय दर को हम नम्य विनिमय दर भी कह देते हैं। इसके अंदर मूल्यह्रास क्या है, तो विनिमय दर में वृद्धि का तात्पर्य है विदेशी डॉलर की कीमत घरेलू मुद्रा के रूप में बढ़ गई है, इसे घरेलू मुद्रा का विदेशी मुद्रा के रूप में मूल्यह्रास कहते हैं। मान लो कि $1 के लिए हमें पहले 50 रुपये देने पड़ते थे, लेकिन अब $1 के लिए हमें 70 रुपये देने पड़ते हैं, यानी कि 20 रुपये ज़्यादा देने पड़ते हैं। तो ये हमारी इंडियन रुपीज़ का क्या है, ह्रास हुआ है, डेप्रीशिएशन हुआ है, मूल्यह्रास इस कहेंगे। मूल्य की वृद्धि कब होती है, जब घरेलू मुद्रा की कीमत विदेशी मुद्रा के रूप में बढ़ जाती है, तो इसे घरेलू मुद्रा की विदेशी मुद्रा के रूप में मूल्य वृद्धि कहते हैं। मान लो $1 के लिए पहले हमें 60 रुपये देने पड़ते थे, लेकिन अब $1 के लिए हमें 40 रुपये देने पड़ते हैं, यानी कि 20 रुपये कम देने पड़ रहे हैं, है ना। तो ये क्या हमारी मूल्य वृद्धि, यानी कि जो हमारी इंडियन रुपीज़ है उसकी क्या वैल्यू बढ़ी है डॉलर के सापेक्ष। फिर हम बात करते हैं ब्याज दर विभेदक क्या है। तो ब्याज दर देशों के बीच की ब्याज की दरों में अंतर है। मान लो कि ए देश की ब्याज दर क्या है, 8% है, और बी देश में कोई ऋण है उस पर 10% ब्याज दिया जाता है। तो इन दोनों के बीच की जो डिफरेंस है वो क्या है, 2%। तो इसी को हम क्या कहेंगे, ब्याज दर विभेदक कहते हैं। यानी कि दो देशों के बीच ब्याज की दरों में अंतर को हम क्या कह देते हैं, ब्याज दर विभेदक। फिर हम बात करते हैं बी, स्थिर विनिमय दर प्रणाली। इस विनिमय दर प्रणाली में सरकार विनिमय दर का एक स्तर विशेष दर पर निर्धारित करती है, यानी कि सरकार द्वारा कुछ वैल्यू ऐड या घटा दी जाती है इंडियन रुपीज़ के अंदर, तो वो स्थिर विनिमय दर प्रणाली होती है, जिसके अंदर अवमूल्यन डीवैल्यूएशन क्या होता है। स्थिर विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत जब किसी सरकारी कार्रवाई द्वारा विनिमय दर बढ़ती है तो इसे अवमूल्यन कहते हैं। मान लो कि सरकार ने पहले $1 40 रुपये में था, अब $1 का 45 रुपये कर दिया, तो डीवैल्यूएशन यानी सस्ता कर दिया सरकार ने, तो ये अवमूल्यन है। पुनर्मूल्यांकन क्या है, जब स्थिर विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत सरकार विनिमय दर को घटा देती है तो मुद्रा का पुनर्मूल्यांकन रिवैल्यूएशन होता है। कैसे, $1 के लिए पहले हमें 40 रुपये देने पड़ते थे, अब $1 के लिए हम 35 रुपये देने पड़ रहे हैं, तो रिवैल्यूएशन यानी घटा दिया है वैल्यू को, तो ये क्या है, पुनर्मूल्यांकन। प्रबंधित तृतीय क्या है, तृतीय और स्थिर विनिमय दर प्रणाली का मिक्स ही क्या है, प्रबंधित तृतीय है। तो ये था हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 6 का रिवीजन। आई होप आपको सारे टॉपिक क्लियर होंगे, आपका अच्छे से रिवीजन हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और इससे पहले वाले चैप्टर की आप जब अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो तब तक के लिए बने रहिए इस चैनल के साथ और रिवीजन करते रहिए और बोर्ड्स के अंदर अच्छे मार्क्स गेन करिए। थैंक यू।